आज़ादी के बाद न कठोर बल्कि देश भर में जातीयता ये सब चीज़ें चुनाव में नहीं थी। तो जब श्रद्धा देवी जी पहली बार कैंडिडेट की कठोर से, तो उस वक्त किस तरह से फाइट किया उन्होंने? श्रद्धा जी क्योंकि हारने के बाद भी लंबे समय तक जिंदा रही। तो कठोर सीट पर पहला चुनाव 57 में श्रद्धा देवी जी जीती और फिर 62 में भी वो चुनाव जीता। और तीसरा जब चुनाव होता है 67 का, तब मंजूर अहमद इस सीट से 67 का चुनाव एक तो डॉक्टर लोहिया ने देश भर में नारा दे दिया गैर कांग्रेस पक्ष। मंजूर साहब भी बड़े नेता थे अपने जमाने के। फिर 74 का इलेक्शन आता है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो आप आम आदमी नहीं जानता है। जो चुनाव आ जाता है उसमें भीम सिंह सिन्हा कांग्रेस के पास आ जाती है। तो सन 80 में भीम सिंह सिन्हा कांग्रेस से जीतते हैं, बीकेडी यहाँ चुनाव आ गया है। और फिर जब 85 का चुनाव आता है तो फिर रामदयाल जी के भाई प्रभुदयाल जी बीकेडी से जीतते। बीजेपी पहली बार इस सीट पर 93 में जीती। 2002, 7 और 12 में शाहिद मंजूर, जो मंजूर अहमद साहब के बेटे हैं, अभी भी वही चुनाव जीतते हैं। और 2017 का चुनाव वो हार जाते हैं सक्रिय त्यागी से बीजेपी के, और 2022 का चुनाव। अभी क्या लगता है आपको कि क्या सीन बन रहा है? जैसे शाहिद मंजूर अकेले ऐसे नेता हैं जो कठोर सीट से सबसे ज्यादा लंबे समय नहीं तो एक बार जीते और 3 बार लगातार जीते। नहीं, अब कठोर की चीजें फिर बदल गई। यदि सिंगल मेजोरिटी कास्ट है तो मुसलमान और दलित यहाँ से कोई एमएलए को जनरल पे लड़ते भी नहीं। खरखोदा का भी महत्वपूर्ण रोल है। शाहिद मंजूर है ना, तो शाहिद को भी जो मैक्सिमम राजनीतिक काम आ रहा वो मंजूर साहब की ईमानदारी, काम, गरीबों की सेवा। अभी गुर्जरों की एक पंचायत थी, उन्होंने दावा ठोक दिया कि साहब सीट हमारी है। उन्होंने हवाला दिया कि एक वक्त था कि मेरठ में मेयर हमारा होता था, मेरठ में सांसद हमारा होता था, खरखोदा हमारी सीट थी, कठोर से हमारे एमएलए रहे। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक सांप्रदायिकवाद? दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल एक तरह से बज चुका है। सारे राजनीतिक दलों ने और नेताओं ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है, और हम भी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारी सीटों की इंफॉर्मेशन देंगे हम कि उन सीटों की डेमोग्राफी क्या है, वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो पहले क्या रहा है अतीत में, और इस वक्त क्या सीन बन रहा है, ताकि आपको एक अंदाजा हो कि 2027 में समीकरण क्या रहने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा जी हैं, जिनका 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक करियर है, और छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की राजनीति की। मेरठ जिले की खरखोदा विधानसभा सीट से आप एमएलए रहे, और खरखोदा विधानसभा सीट अब एग्जिस्ट नहीं करती है। सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो एक लंबे समय से लगभग 2 दशक से वेस्टर्न यूपी में जर्नलिज्म कर रहे हैं डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। सर आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। आपसे हम दोनों सीटों पर बात करेंगे, मौजूदा कठोर सीट और वो खरखोदा सीट जहां से आप एमएलए रहे। शुरुआत करते हैं 1952 के पहले चुनाव से। कठोर विधानसभा सीट पर जब पहला चुनाव होता है तो किस तरह का परिदृश्य था? मैं देख रहा था मेरठ जिले की सीटों को, तो एक तो मुझे मोटे तौर पर यह दिखाई दिया कि कास्ट उस समय बहुत प्रभावी फैक्टर नहीं था यहाँ की पॉलिटिक्स में। दूसरा, इलाकाई होना, स्थानीय होना भी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था। लोग किसी भी सीट पर जाकर चुनाव लड़ ले रहे थे, किसी भी कास्ट का नेता चुनाव लड़ ले रहा था। जैसे सरदना का मैं देख रहा था तो वहां पे पहले एमएलए दलित हुए और डॉक्टर दिसंबर सिंह जाके बन गए सरदना। जी, ऐसे ही आप देखेंगे कठोर में, तो कठोर में पहली जो एमएलए हुई वो महिला हुई, श्रद्धा देवी, और वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आती थी। 2 बार एमएलए रही वो, सुनता सेनानी थी। जी, तो थोड़ा बताइए आप हमें उस वक्त 1952 का जो इलेक्शन था आपने जो शुरुआत की है। आज़ादी के बाद न कठोर बल्कि देश भर में जातीयता ये सब चीज़ें चुनाव में नहीं थी। कांग्रेस का जो टिकट लेकर आ गया, कांग्रेस एक मात्र ऐसी पार्टी थी, गांव का आदमी केवल कांग्रेस का सिंबल जानता, कांग्रेस पार्टी को जानता था। विरोधी पार्टियों में शुरुआती दौर में स्वतंत्र पार्टी बनी और कम्युनिस्ट पार्टी भी खड़ी हुई। कुछ क्षेत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव जीते और स्वतंत्र पार्टी ने भी कुछ जगह चुनाव जीते, मगर स्वतंत्र पार्टी हमारे यहाँ पश्चिमी यूपी में उसका कोई कहाँ
कोई वजूद नहीं था। राजस्थान कुछ इलाकों को छोड़कर राजा मेनली राजाओं की पार्टी थी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो चुनावी शुरुआती दौर हुआ वो एक स्वतंत्र परंपरा थी जो भारत के स्वतंत्रता नेताओं ने सोचा था कि हम ऐसा देश बनाएंगे, तो उस हिसाब से वो चुनाव हुए। उसमें कोई कास्ट क्रीड ऐसा कुछ था नहीं। जी। तो जब श्रद्धा देवी जी पहली बार कैंडिडेट की किठोर से, तो उस वक्त किस तरह से फाइट किया उन्होंने, उनके सामने कौन कैंडिडेट? श्रद्धा जी क्योंकि हारने के बाद भी लंबे समय तक जिंदा रही और वो बहुत पर हमारे घर भी आते थे, हम तो उनको बुआ जी कहते थे। तो जो अपने अनुभव बताते थे, एक तो वो एक तरह से काम बहुत करते थे, महिला होने के बाद भी बहुत अच्छी वो कार्यकर्ता थी और कांग्रेस के नीचे से लेकर के ऊपर तक उनका जुड़ाव भी हो जाता था। और मेनली बाबू बनारस की वो बड़ी खास बाबू बनारस चंद्रभान गुप्ता और बाबू बनारस उनकी खास मानी जाती थी। इसलिए भी उनको ना टिकट पाने में दिक्कत हुई ना चुनाव में। अच्छा, पैसा चुनाव में लगता ही नहीं था। रहने वाली कहाँ की थी? रहने वाली थी वो बुलंदशहर में। अच्छा, वो मूल रूप से बुलंदशहर जिले में उनका गांव पड़ता था। मेरठ कैसे आई? बुलंदशहर जिले की थी। वो बहुत ही शिक्षित परिवार की महिला थी क्योंकि उनके सगे बहनों हमारे यहाँ NS कॉलेज के दीपचंद जी प्रिंसिपल भी रहे, मेरठ विश्वविद्यालय कुलपति रहे, उनके भाई भतीजे काफी लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी रहे। उनके भांजे ज्ञानेंद्र शर्मा भी प्रोफेसर है जी, मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर है जी। ज्ञानेंद्र का भाई हमारे यहाँ प्रोफेसर था BA डिपार्टमेंट जी। RG कॉलेज में उनकी ज्ञानेंद्र जी की बहन थी। बहन, उनकी भांजिया, हालांकि जीवन भर वो अनमैरिड, यानी वो अनमैरिड थी और बहुत रिच एजुकेशनल बैकग्राउंड से आती, शिक्षित परिवार से। तो किठोर सीट पर पहला चुनाव 57 में श्रद्धा देवी जी जीती और फिर 62 में भी वो चुनाव जीता। और तीसरा जब चुनाव होता है 67 का, तब मंजूर अहमद इस सीट से 67 का चुनाव एक तो डॉक्टर लोहिया ने देश भर में नारा दे दिया गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। उसमें सभी दल, इवन जनसंघ और समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक हो गई। तो तब मंजूर अहमद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जिसका बरगद निशान था उससे वो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते श्रद्धा जी से। ये वो चुनाव था 67 का। मंजूर साहब तो जीते किठोर से MLA और सोशलिस्ट पार्टी के MP भी जीते मेरठ से उस वक्त। हाँ, भारती जी चौधरी महाराज सिंह भारती। और मेरे ख्याल में उस वक्त 4 MLA जीते। मोदी नगर से सरफरा त्यागी, कैंट से वीरेश्वर त्यागी और गाजियाबाद से प्यारेलाल शर्मा। ये मेरठ एक जिला था। ये पहला 4 विधायक जीते, एक MLC जीता हरिराज सिंह, शिक्षक संघ का विधायक इनका जीता। तो ये कांग्रेस को पहला झटका था, बड़ा झटका था, जिसमें वेस्टर्न और वो मैं जो मानता हूँ वो लोहिया का गैर कांग्रेसवाद का नारा। और 67 में क्योंकि यूपी की चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी थी, सुचेता जी बाहर की ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थी और आचार्य कृपलानी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय लिखा जाने लगा था, राष्ट्रपिता। तो कांग्रेस का राष्ट्रपिता यही हमारे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है प्रतापगुंदा भारत काली में, आप कभी देखिएगा, उस पर लिखा उद्घाटन करता माननीय कृपलानी जी और उसमें लिखा राष्ट्रपति भारत 15 अगस्त 47। मगर वो 15 अगस्त को नहीं आ पाए, पत्थर पहले दिन लग गया आचार्य कृपलानी का। तो पत्थर तो लगा है। मैं फिर पूछा किसी से, पुराने आदमी से, ये बताओ राष्ट्रपतियों की लिखा, ये तो राष्ट्रपति कभी रहे नहीं कि कांग्रेस को प्रेसिडेंट को घोषित कर दिया लाहौर अधिवेशन में कि आज से कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति भी कहलाएगा। राष्ट्रपिता की राष्ट्रपति हमने राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ये आप वैसी चीज देखा। ये कब तक चला हुआ है सिलसिला? नहीं, बस आजादी के फिर तो राष्ट्रपति देश का बनेगा। तो मंजूर अहमद साहब जो है 67 में जीते, वो मुस्लिम त्यागी थे यहाँ। और मंजूर साहब के बाद, मंजूर साहब भी बड़े नेता थे अपने जमाने के। तब किठौर की जो आपने पूछा जो वो थी वो भी अलग थी। किठौर में परिषदगढ़ था, है ना, आज परिषदगढ़ किठौर में नहीं है। तो जो कास्ट इक्वेशंस है वो तो बदलती रही। तो उस वक्त गुर्जर वोटों की संख्या ठीक-ठाक थी इलाके में, परिषदगढ़ का हिस्सा गुर्जर मेजॉरिटी था जी। और फिर बाद में जो खरकोदा सीट खत्म हुई उसका हिस्सा
ये आगे चलेंगे जी जी निश्चित तौर पर खरखोदा भी बताएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो मंजूर अहमद साहब तो यहाँ के बाद भी फिर बने हैं विधायक? नहीं, नेक्स्ट चुनाव हो गया 67 के बाद फिर 69 आ गया। 69 में चुनाव हुआ, इससे लड़ी, फिर बीकेडी बन गई 69 बीकेडी जी। में, और बीके से रामस्वरूप वैद्य चुनाव लड़े। जी पंडित रामस्वरूप वैद्य स्वतंत्रता सेनानी थे जी और वो चौथ साहब के कैंडिडेट थे। जी तो वैद्य जी मंजूर अहमद साहब हैं। अच्छा वो वैद्य कांग्रेस हारे, जीती, बीकेडी हारे, वैद्य मंजूर साहब जी मंजूर साहब। फिर 74 का इलेक्शन आ जाता है। 74 में ये हुआ कि बाबूना जी मुख्यमंत्री थे। जी मैं आप वो फैक्ट बता रहा हूँ जो आप जी। आम आदमी नहीं जानता है। जी जी बाबूना जी क्योंकि हलीम साहब उनके बड़े करीबी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, तो अब्दुल हलीम को कठोर लड़ा दिया और मंजूर अहमद को गढ़मुक्तेश्वर दे दिया। जी और मजाक मजाक में हंस के मुझे कहा कि तेरे मित्र को मेरे हमसे तो बहुत बड़े थे उम्र में कि मैंने गढ़ में गाड़ दिया जब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। बाबूना जी ने कहा कि वो ठाकुर बलबीर सिंह कहते थे ये तो किसी से हारता ही नहीं। जी बलबीर सिंह जी कैंडिडेट थे वो। जी अच्छा चौहानों के बीच से होगा, वो चौहान थे मटोर के ठाकुर हाँ ठाकुर चौहान। जी तो वो 74 उनको गढ़ लड़ा दिया जी और बीकेडी के कैंडिडेट बने 74 में माननीय बलबीर सिंह। मैं गढ़ के किठौर आप गढ़ की बात कर रहे हैं, किठौर में राम दयाल। अब्दुल हलीम लड़ गए, रामदास लड़ जी और रामदयाल जीत गए। भारतीय अब्दुल क्रांति हलीम दल से अब्दुल हलीम हार गए, अब्दुल हलीम कांग्रेस के कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट। और ये लोकल थे वहीं के रहने वाले जो है रामदयाल जी गुर्जर जाति ये भी लोकल थे, जी दोनों लोग। हलीम भी तो किठौर के जी जी फिर 98 का जो चुनाव 80 का जो चुनाव आ जाता है उसमें भीम सिंह सीना कांग्रेस के पास आ जाती है सीट। तो सन 80 में भीम सिंह सीना कांग्रेस से जीत गए सीट, तो बीकेडी यहाँ चुनाव हार जाता है। और फिर जब 85 का चुनाव आता है तो फिर रामदयाल जी के भाई प्रभुदयाल जी यहाँ से बीकेडी से जो साहब के जीते, तो दोनों भाई एमएलए रहते हैं एमएलए भी रहे, एमएलसी भी रहे। जी। और फिर 89 का जब इलेक्शन होता है तो फिर यहाँ मुस्लिम त्यागी कैंडिडेट जीतता है परवेज खान। परवेज हलीम का बेटा जी ये भी चौथ साहब की पार्टी से। जी 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 तो वो यहाँ से विधायक बनते हैं फिर। और इसके बाद जो है 1989 में तो परवेज खान जीतते हैं। फिर गुर्जर समाज से 93 में रामकिशन वर्मा है। रामकिशन वर्मा इंजीनियर जी तो इंजीनियर रामकिशन वर्मा के नाम बीजेपी से। जी बीजेपी से जीतते हैं। बीजेपी पहली बार इस सीट पर 93 में जीती। 93 और 96 में परवेज हलीम जो है भारतीय किसान कामगार पार्टी से मिल रहे हैं। इसके बाद 2002, 7 और 12 में शाहिद मंजूर जो मंजूर अहमद साहब के बेटे हैं अभी भी वही चुनाव जीतते हैं। और 2017 का चुनाव वो हार जाते हैं सत्यवीर त्यागी से बीजेपी के, और 2022 का चुनाव जीत जाते हैं। अभी क्या लगता है आपको कि क्या सीन बन रहा है? जैसे शाहिद मंजूर अकेले ऐसे नेता हैं जो किठौर सीट से सबसे ज्यादा लंबे समय नहीं तो एक बार जीते और 3 बार लगातार जीते। नहीं अब किठौर की चीजें फिर बदल गई। जी किठौर में से परिषद निकल गया जी है, जो गुजर बाहुल माना जाता था वो निकल गया। जी और खरखोदा जो है, खरखोदा ब्लॉक पूरा और कुछ हिस्सा रजपुरा ब्लॉक का जो ठाकुरों के गाँव सारे ये वहाँ चले गए, किठौर में चले गए। तो किठौर की सिचुएशन बदल गई, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई, बदल गई। और खरखोदा में भी जो ब्लॉक खरखोदा उसमें मेरी राय में जो मुस्लिम वोट है वो मेजॉरिटी में जी अतराड़ा, अजराड़ा, दिसोरा, दिसोरी, लोटी, ये सारे बड़े गांव महेश्वरों के जी वही है। खरखोदा वाले जुड़ गए वहाँ। महेश्वरे मतलब मुस्लिम त्यागी। हाँ मुस्लिम, यहाँ महेशा कहते हैं, हमारे यहाँ त्यागी कहते हैं। जी तो ये सब गांव उसमें जुड़ गए। अब किठौर को मैं ये नहीं कह, किसी कास्ट वाली बात नहीं है, तो यदि सिंगल मेजोरिटी कास्ट है तो वो मुसलमान। जी और उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंगल मेजोरिटी में मुस्लिम त्यागी भी आते हैं। नहीं, दूसरे नंबर पे हरिजन, तीसरे पे दलित, और फिर तीसरे नंबर पे किसको मानते हैं? तीसरे पर हाँ गुजरी गई। और फिर चौथे नंबर त्यागी ब्राह्मण को करीब करीब जी बराबर। ये 4 मेन कास्ट हैं वहाँ की डेमोग्राफी को अगर देखें तो जिनको एक फैक्टर माना जा सकता है। सिंगल मुसलमान जी, उसके बाद दलित जी, उसके बाद गुजर, उसके बाद त्यागी। और दलित यहाँ से कोई एमएलए को भी नहीं रहा और ये जनरल पे लड़ते भी नहीं जी।
हाँ, जनरल सीट पे पार्टियां उतारती कैंडिडेट। तो यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट रहे, मुस्लिम त्यागी, मुस्लिम ब्राह्मण, और इसके अलावा श्रद्धा देवी जी 2 बार यहाँ से रही, ब्राह्मण गुजर रहे यहाँ से लगातार। अभी इससे सटी हुई जो सीट है, आपने कहा कि इसकी डेमोग्राफी बदलती रही बीच बीच में, कुछ हिस्से जुड़ते रहे, कटते रहे। खरखोदा का भी महत्वपूर्ण रोल है इसमें। तो खरखोदा सीट 74 में बनी। खरखोदा दरअसल में ये 15 सीटें थी मेरठ जिले में, जिसमें बागपत जिला भी था, बागपत जिला था, गाजियाबाद जिला भी था, अब तो हापुड़ भी है। ये सारा मिला के गंगा जमुना का एक जिला था जिसमें 15 असेंबली क्षेत्र, 16वां क्षेत्र बनाया गया जो मोदीनगर को काटा, क्योंकि खरखोदा मोदीनगर में थे, मोदीनगर काटा, गढ़मुक्तेश्वर काटा, मेरठ कैंट काटा, तब ये खरखोदा बना। और खरखोदा में जो 19 गांव थे सिंबावली ब्लॉक के, गाजियाबाद के, खरखोदा में थे, वो गुजर बावली थे। जब से 19 गांव गढ़ में गए हैं तो इसकी चीजें खरखोदा भी चेंज हो गई। तो खरखोदा में उस समय गुर्जर एक फैक्टर, हाँ, उनका नंबर बड़ा उस समय एक फैक्टर था। तो आपने कौन सा इलेक्शन लड़ा था? नहीं, मैं तो 85 लड़ा, 89 लड़ा। तो ये कैसे संभव हुआ कि गुर्जर्स वहाँ पे डोमिनेंसी में थे? नहीं, और वो तो इसलिए हुआ कि ये जो 80 का चुनाव हुआ देश में, इंदिरा जी की हत्या के बाद हुआ 84 का चुनाव, तो उस समय एक दौर ऐसा है जिसमें वहाँ भी कास्ट क्रेडिट खत्म हो गया, सेंटिमेंट्स पर वोट पड़ा, है नहीं? तो अच्छा, मेरा चुनाव तो मैं ये कहूँगा कि सारा चुनाव बागपत के करीब 10,000 लोग यहाँ थे, 10,000, और कोई कास्ट नहीं थी इसका आदमी किसी गांव में ना हो। तो मेरा चुनाव तो कायदे में हर समाज क्या, है नहीं, और वहाँ का हर तबके का आदमी खरखोदा में आकर बैठ गया। तो मेरा चुनाव तो बागपत के लोगों ने। और दूसरा कास्ट उतना डोमिनेट फैक्टर, कास्ट डोमिनेट फैक्टर। अब 74 से बताइए सर कि 74 में क्या सीन था खरखोदा का, और फिर नेक्स्ट इलेक्शन 74 में वहाँ ये माना जाता था कि त्यागी बाहुल क्षेत्र जो माना जाता था, तो इसलिए फर्स्ट चुनाव, और बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे, असोड़ा से उनका बड़ा लगाव था, गांधी जी में उनको था, गांधी जी वहाँ आए, नेहरू जी आए, प्रेम सुंदर जी असोड़ा के थे, चौधरी रघुवीर नारायण सिंह, इनका एक गांधी आश्रम, सुभाष बाजाओ, ये सारी संपत्ति, असोड़ा हाउस, सब ये असोड़ा रिवोल्यूशनरी थे, फ्रीडम फाइटर थे, वहाँ के थे, और बड़ा जमींदार होने के बाद भी उसने आज़ादी के आंदोलन को मदद किया, और गांधी जी, नेहरू जी, बहुगुणा जी, मतलब अनेकों सेनानी वहाँ आकर रहे भी। तो क्योंकि वो उनके लड़के थे प्रेम सुंदर नारायण, और एक चुनाव खुद रघुवीर नारायण सिंह के लड़े, जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया हापुड़ से, जब ये जनरल सीट थी, तो चौधरी रघुवीर नारायण सिंह लड़े कैलाश जी के खिलाफ। कैलाश प्रकाश कांग्रेस के कैंडिडेट थे, निर्दलीय होने के बाद भी उन्होंने उनको हरा दिया, कैलाश जी को हरा दिया। उनके बेटे को 74 में फर्स्ट टिकट दिया गया, प्रेम सुंदर नारायण को, वो चुनाव जीते। फिर स्थिति आई कि 77 में चीज़ें फिर चेंज हो गई। 77 में वहाँ जयपाल सिंह को गुजर कैंडिडेट को टिकट देते कांग्रेस में, और वो चुनाव हार गए। अब्दुल हलीम जीत गए, 77 हलीम यहाँ भी जीते। अब्दुल हलीम किस पार्टी से थे? कांग्रेस, नहीं सॉरी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। टी वो बनाई थी ना बहुगुणा जी पार्टी, जिसमें नारायण सिंह जी, ये सब लोग थे, नारायण सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। तो हलीम साहब खरखोदा जीते और कांग्रेस हार, जयपाल सिंह हार गए चुनाव। 80 में वहाँ पर दामोदर शर्मा को टिकट दे दिया, दामोदर को चुनाव जीते कांग्रेस, और फिर मैं लड़ा, मैं जीता। आप 85 में जीते, और 85 के बाद 85 के बाद वहाँ 79 में फिर वहाँ गुजर कैंडिडेट जीत गया, प्रभुदयाल ये छोड़ के वहाँ लड़ गए, छोड़ के चले गए, खरखोदा लड़ गए, और वो हमसे चुनाव जीते। जबकि मुझे 80 से 84 से ज़्यादा वोट मिला उस समय मिला, मगर वो चुनाव सीधा हो गया, डायरेक्ट फाइट हो गई। और 84 में डायरेक्ट नहीं थी, 5-6 पार्टियाँ लड़ी थी, वोट बटा, कांग्रेस का वोट नहीं बटा, इसलिए मैं ज़्यादा वोट पाने के बाद भी हार गया और ये जीत गए। तो प्रभुदयाल जी खुद की ठोर से एमएलए रहे, और उनके भाई रामदयाल एमएलए रहे, और एमएलसी भी रहे वो एक बार। दरअसल में वेस्टर्न यूपी में ये गुजरों की कुछ बड़ी फैमिलीज थी जी, जैसे सहारनपुर में चौधरी यशपाल सिंह की फैमिली, उनके ताऊ जी एमएलसी रहे, माशा दाताराम। यशपाल सिंह लंबे समय तक एमएलए एमपी, 2 ही ग्रुप थे वहाँ,
रशीद मंजूर साहब का इनका गुजर और मुसलमान कोई पार्टी नहीं थी। तो यशपाल सिंह की फैमिली बड़ी फैमिली थी, ऐसे नारायण सिंह जी की फैमिली बड़ी फैमिली थी, हुकम सिंह की फैमिली बड़ी फैमिली थी। ऐसे ये जो प्रभुलाल रामलाल की फैमिली है, गुजरों में भी ऐसा जैसे राजाओं में नहीं माना जाता, तो फैमिली का वो था कि ये फैमिली बड़ा फैमिली का आदमी, फैमिली एक फैक्टर था। आम गुजर की कोई बात नहीं करता था। और वो दौर भी ऐसा था जिसमें बड़े लोगों का जो रसूख है वो चुनाव में काम आता काम। ये बात और सारा गुजर वैसे जो मैं वैसी बात करूं तो गुजर की कोई पार्टी नहीं होती, सत्ता उनकी पार्टी होती है। ये माना जाता है कि गुर्जर आमतौर पर सत्ता के साथ बह जाते हैं और ये कम देखा जाता है। कास्ट यूनिटी भी होती है, ये कम देखा जाता है कि वो सत्ता से टकराएं, ये कम होता है, सत्ता के साथ चलते हैं। खैर ये सीट तो खत्म होती है 2012 में, जिनको परिसीमन हुआ था 2009 में और उसी में खत्म हो गई थी, लेकिन इलेक्शन पहले 12 में हुआ है विधानसभा, तो पार्लियामेंट 9 में पार्लियामेंट। तो उसके बाद फिर 85 तक हम आ गए थे। 85 के बाद कौन रहे थे? 85 से 89 आ गए जी, खरगोदा में 89 आ गए। हाँ जी, 89 के बाद ये रहे, फिर वहाँ से MLA बने जयपाल सिंह जी, बीजेपी। बस लखीराम नगर बने, वो मंत्री भी रहे। लखीराम के बाद ये हमारा है। सर ये माना जाता है जो मंजूर अहमद साहब थे, मंजूर अहमद साहब बताते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो साइन करते थे, तो साइन के बारे में बताया गया कि उनके साइन जो है उन्होंने सीख लिए थे कि साइन कैसे होंगे उर्दू में। और क्या वास्तव में अनपढ़ थे मंजूर अहमद साहब? नहीं, ये सही है। तो अक्षर ज्ञान को अक्षर ज्ञान भी नहीं था, और मेरे पास उनके कुछ पैड रखे हैं अभी भी, और तो निकालने में देर लग जाएगी, मगर उनके दस्तखत ऐसे करते तो ऐसे तो केवल दस्तखत करते, मगर उनकी ये बुद्धिमत्ता देखो या कुदरत के देन देखो कि वो आप 100 दरखास्तें लिए हुए और मान आपकी दरखास्त को निकाल दें कि ये राजेश की दरखास्त। तो इसलिए दूसरा एक ये कुदरत की देन थी कि वो निकाल लेते थे, चिट्ठी निकाल लेते थे, और वो समझते भी थे। IQ उनका जबरदस्त था, भाप लेते थे, IQ जबरदस्त था, और गरीबों के बड़े भारी कारोबार थे। मैं तो उस दिन भी कहा कि मैं तो कहता था वो एक राजनीतिक फकीर है, वो अमीर आदमियों से पैसा लिया, किसी को बच्चे को पढ़ाई के लिए, किताब के लिए सब दिया, और उन्हीं के जो काम है आज भी, शाहिद मंजूर है ना, तो शाहिद को भी जो मैक्सिमम राजनीतिक काम आ रहा वो मंजूर साहब की ईमानदारी, काम, गरीबों की सेवा, स्कूल अनपढ़ों के स्कूल कॉलेज खोलना, वही वो किठौर से आगे नहर पर जाकर लोहिया का स्कूल खोल दिया, रामनोर लोहिया के नाम से खोल दिया। गढ़ में महेंद्र सिंह से स्कूल खोलो, वही रामनोर लोहिया स्कूल है नहीं। तो एक आदमी जो शिक्षित नहीं था उसको शिक्षा से प्रेम था। सर ये बताते हैं कि वो चुनाव उन्होंने बड़े बड़े लोगों को चुनाव हराया, उन्हें चुनाव आया, फिर गढ़ में उन्होंने ठाकुर बलवीर सिंह जो सह मंत्री थे उन्हें चुनाव हराया, और फिर जब वो शहर में आए तो उन्होंने मोहनलाल कपूर जी को भी जिसको कहते थे हरा नहीं सकते, और 77 कांग्रेस का बुरा समय था। इंदिरा जी ने स्वयं जब लिख के दिया, मेरे हाथ से लिखा हुआ पैड है, इंदिरा जी ने देख के तुम क्यों मरना चाहते हो भाई, शहर क्यों लड़ा, आप अपने क्षेत्र में लड़िए। तो नहीं मैं लड़ूंगा तो केवल मेरठ से लड़ूंगा, वो लड़े और कपूर साहब चुना पा। तो उनमें एक पॉलिटिकल गट्स भी थे, जैसे कपूर साहब के घर पहुंच गए, उनकी माँ को कहा तो दूसरा बेटा मुझे मानिए, और अपने सिर पर हाथ रखवा लिया, आशीर्वाद, जीत का आशीर्वाद कैंडिडेट की माँ से अपनी जीत का आशीर्वाद। खैर तो राजनीति में से कम लोग हैं। शाही मंजूर साहब को अगर कंपेयर करें आप मंजूर साहब से, तो कहाँ बात है, क्या डिफरेंसेस बात है दोनों के पॉलिटिक्स के? राणा जी दरअसल में आप देखोगे तो लोगों का 37 दिन नापे हम, तो धीरे धीरे राजनीति में जो समाज में मैं तो ये मानता हूँ गिरावट आई है, और वो गिरावट हर जगह आई है। तो मंजूर अहमद की और शाहिद मंजूर का यदि मुकाबला का जो समाज के हालात है वैसे उनका भी है, मगर फिर भी शाहिद शिष्टाचारी भी है, आज भी शिष्टाचार उसमें है, मिलनसार भी है, और वो वर्कर की तरह से आज भी काम करता है। कई बार मंत्री रहने के बाद वो उसको घमंड नहीं है कि मैं तो मंत्री रहा हूँ। नहीं, चुनाव तो देखिए ये सारा दो तीन चुनाव की दौर चली है, इसमें घोर सांप्रदायिकता का वातावरण बना है।
हिंदू ने देखा ही नहीं कौन लड़ा कौन नहीं लड़ा, तो ये सारे चुनाव सेंटिमेंट्स के आधार पर लड़े। 2013 के बाद खासतौर पर, और ये चुनाव भी जबकि वो 25-30 हज़ार से लीड कर रहे थे, आखिर हमारे 2000 पर चुनाव जीत पाए। क्यों? और इस चुनाव में मैंने एक अजनबी देखा किठौर में, इनके क्षेत्र में ब्राह्मण ज़्यादा है, किसी गाड़ी घोड़ा लेके या मतलब स्कूटर साइकिल पे काम नहीं करता। ब्राह्मण लड़के साइकिलों पर स्कूटर पर काम करते देखा तो मैंने केवल शाहिद के चुनाव में देखा। ये सत्यवीर त्यागी बांध नहीं पाए ब्राह्मण त्यागी एक साथ? नहीं बांध सेकेंड वाले इलेक्शन। हालांकि बताते हैं कि बहुत महंगा इलेक्शन लड़ा। नहीं, सतवीर ने खर्चे भी खूब किए होंगे, दोनों के मिलनसारी में बड़ा भारी होता है। आपके तो दोनों पुराने साथी रहे। सतवीर हमारे साथ लोकदल में फिर हमने उससे चुनाव भी लड़ाया, और कायदे में वो ये भी प्रयास करते हैं कि जैसे ब्राह्मण त्यागी सम्मेलन होते हैं उसमें भी अक्सर आके मेरे साथ बैठते हैं। क्या उनकी मेरिट और डिमेरिट है? क्या डिमेरिट है? डिमेरिट तो यही है जो मैं महसूस करता हूँ कि वो चाहे जो कारण हो, थोड़ा सा उनमें जो विधायक बनने के बाद हाँ एक में आ गया घमंड नहीं होना चाहिए। व्यक्ति में तो धैर्य, मिलनसारी, बर्दाश्त करने की हिम्मत, ये सब होनी चाहिए। आप बड़े आदमी बन गए तो आपको बड़ा ही बन कर रहना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या इक्वेशंस बनेंगे अब 2027 आएगा? क्योंकि यहाँ पार्टी का मामला आ जाता है। अभी तक आप दावेदारी तो नहीं कर रहे हैं किठौर से? कई बार ये चर्चा आती है कि शायद कई अभी हाल में मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आरएलडी किठौर सीट पे दावेदारी कर सकता है? राणा जी आप इसका अनुभव भी करेंगे। अगर राणा जी से मेरा संबंध है, राजेश से मेरा संबंध है, मंजूर अहमद फैमिली से मेरा पारिवारिक संबंध है, चाहे हम किसी दल में रहें, कहीं भी रहें। आप चुनाव में हम उनके शाहिद जब तक लड़ेगा वहाँ ना मैं लड़ूँ ना कोई मेरा बेटा लड़े। अगर सीट बीजेपी आरएलडी के गठबंधन में आरएलडी के खाते तो भी में हम जाने लगे तो भी हम मना करेंगे। नहीं, आप मना करेंगे बाई चांस, तो क्या आप इसके लिए भी मना करेंगे कि गठबंधन में ना मांगी जाएगी? हाँ, सीट किठौर खुद भी मना कर देंगे। आप प्रेफरेंस इसको देंगे कि किठौर की जगह सरदाना मांगे? हाँ, सरदाना दे दो, दक्षिण दे दो, मेरठ शहर दे दो, बड़ौद दे दो, हमारे तो लड़ना को बहुत जगह। सर एक ये जानना चाहेंगे कि जैसे सर 2000 अगर हम तो, क्योंकि आपने तो लगभग सर पिछले लगभग 45 सालों की बात करें तो आपने, क्योंकि आप तो बड़े अगर पहुंच की बात करें तो आप तो कांग्रेस से बड़े पदाधिकारी हैं, आपने पूरे प्रदेश को देखा कांग्रेस में, तब और अब के राजनीति में कितना मतलब अंतर खास क्या है, क्या अंतर है? अब उस समय लोग चल पड़ते थे, लोग कई सिंबल के साथ चलते थे, कई जातियों के साथ चलते थे, आज धर्म के साथ चलते हैं, तो उसका अंतर क्या है? देखिए, बरसों तक तो इस देश के लोगों में, मैंने तभी भी कहा, इस देश का आदमी कांग्रेस के आज़ादी के मूवमेंट से बड़ा प्रभावित था और वो गांव-गांव में था। इसी एक जगह देश के गांव-गांव में था, तो कई चुनाव तो इसलिए लड़ गए, लोग जानते नहीं तो कोई पार्टी भी है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता कुल मिला के ईमानदार भी था। मैं 62-67 के बल्कि 74 तक के लोगों को जानता हूँ कि कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के एमपी ज़्यादातर फक्कड़ थे, तो उसकी ईमानदारी, सजगता, लोगों के काम, ये सब भी काम आता था। धीरे धीरे कांग्रेस उसी पैटर्न पर चली। जी, जो पैटर्न अच्छा नहीं था उस पर चली गई, इसलिए जनता से कटती चली। क्यों जी? बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ वजह तो रही होंगी। भाई जब तक वो किसान की, गरीब की पार्टी रही तो किसान गरीब ने, गांव ने उसका साथ दिया, धीरे धीरे वो चले गई। आज इस रफ्तार से सत्ता पार्टी जा रही है बड़े लोगों में, तो कांग्रेस भी गई ना। तो कांग्रेस का तिरंगा झंडा जब झोंपड़ी से हटके महल पे चला गया तो जो तो जब सर भीम सिंह सिन्हा थे तो भीम सिंह सिन्हा हुए, राम दयाल साहब हुए, प्रभुदयाल जी हुए, तो ये तो बड़ी फैमिली थी, इनके बारे में था आप जानना चाहेंगे? राम का मैं बता तो वो गुजरों के बड़े जमींदारों की फैमिली थी। भीम सिंह सिन्हा साधारण किसान थे, मगर वो काफ़ी एक्टिव थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, जिले के अध्यक्ष रहे भीम सिंह सिन्हा, और एक बहुत शरीफ आदमी था, बहुत शरीफ आदमी था। वो एमएलए बनने के बाद में ऐसा नहीं लगता जैसे ये विधायक है, हमसे तो बहुत ज़्यादा संबंध मौजूदा जी की बहुत करेंगे। तो भीम सिंह जी एक साधारण किसान थे और किसान जन्मे, किसान परिवार में जन्मे। और ऐसा नहीं मतलब ठीक ठाक परिवार है वो भी, मगर वो नहीं जो कैटेगरी मैंने बताई। तो ये बताइए सर कि इस बार जब किठौर में इलेक्शन होगा
इस बार जब किठौर में इलेक्शन होगा तो क्या फैक्टर्स प्रभावी हो सकते हैं किठौर की राजनीति में? कोई मुद्दे होंगे? देखो किठौर समीकरण क्योंकि खरगोदा से जुड़ा हो किठौर में, किठौर को सबको जानता हूँ जी। अभी भी किठौर में ऐसा देहात है, शुद्ध रूप से किसानों का क्षेत्र, मतलब गांव का क्षेत्र है। किठौर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट आज भी जो, और बावजूद इसके जो कि बड़े-बड़े लोग वहां से हमने 10 इंटर कॉलेज बना दिए, डिग्री कॉलेज बना, जो इंटर कॉलेजों की हाल है सरकारी को आप देखिएगा, करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी ना उसमें बच्चा है ना मास्टर जाता, प्रिंसिपल मेरिट में घूमता रहता। तो आपने स्कूल बनाए, स्कूल की देखें तो कुछ सरकार की एजुकेशन की कितनी चिंता ही नहीं। तो किठौर क्षेत्र में पूरे में इंडस्ट्री होनी चाहिए, जैसे शाहजहाँपुर में बागात है, तो आप इसी को बढ़ाइए। तो जी शाहजहाँपुर की जो मंडी है सर, वहाँ का जो आम है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम पैदा होता है। वहाँ के जो बागवान दिल्ली में नर्सरी शाहजहाँपुर के नाम से चलती है, और वो इतना उपेक्षित है वो बागवानी वाला पूरा सेगमेंट वहाँ पे, कि जब मंडी लगती है वहाँ पर तो जाम की समस्या हल नहीं होती। एक तालाब है पास में, बरसों पूर्व से मंडी जो है, मंडी की जमीन एक्वायर है और आज तक मंडी नहीं बनी। आने जाना हाईवे है, आने जाने को दिक्कत है, व्यापारी को दिक्कत है, आम उत्पादक को दिक्कत है। नहीं तो यदि शाहजहाँपुर से देखें तो केवल शाहजहाँपुर ऐसी जगह है जहाँ हम कह सकते हैं यहाँ कम से कम बागात तो हैं, पर पूरा क्षेत्र खरगोदे से चले जाएगा वहाँ तक, ये फल पट्टी क्षेत्र है, यहाँ तक आ जाइएगा तो सब केवल गन्ना किसान है, वही जो हमारी हालत है। तो इसको प्रयास ये करना चाहिए। अब तो हो सकता मैं नहीं है, मगर सरकार तो सबकी सरकार है, सब जगह सरकार है। आज भी यदि देखा जाए तो ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और न ही एजुकेशनल डेवलपमेंट है, और क्योंकि वहाँ एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है, एजुकेशन की भी ज़रूरत है। अच्छे कॉलेज बने, अच्छे वहाँ से वैज्ञानिक पैदा करें। नई तहसील की डिमांड होती है बार बार, माशरा की बरसों पुरानी मांग है, 4 दशक पुरानी की माशरा तहसील बने, उसको ठीक से टेकअप नहीं कर पाते एमएलए वहाँ के, मतलब वॉइस नहीं बन पाते। दरअसल में तहसील और जिले जो हमने बनाए भी, क्या हमको ये कह सकते हैं कि जिला बनने से कोई बड़ा भारी कोई हो गया? आपका जिला बना या आपको जिला बना? एक बस अड्डा आज भी बेटर है कि मेरठ जिला ही रहता। एक जिला अस्पताल नहीं मिला, अस्पताल अच्छा अस्पताल नहीं बना, अड्डा नहीं बना, बड़ोद जैसी जगह में अड्डा नहीं, निश्चित सड़क पे बसें खड़ी, सड़क पर बसें खड़ी। तो ये किठौर पे लौटते हैं। जो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होना चाहिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाए, आज भी नहीं है। जैसे मुनकाद अली किठौर के रहने वाले हैं, वो ये अलग बात है कि वो वहाँ से कभी विधायक नहीं चुने, राज्यसभा के मेंबर उसी कस्बे के रहने वाले हैं, और बीएसपी की 7 से 12 वाली सरकार में तो वो एक तरह से मिनी मुख्यमंत्री की हैसियत पर है, तब भी किठौर उपेक्षित रहा। मंजूर साहब किठौर के रहने वाले हैं, वो खुद मंत्री रहे, कई बड़े नेता, कई कद्दावर नेता किठौर ने दिए, और एक पहचान रखता है। हलीम साहब मंत्री, हलीम साहब जो है वो कद्दावर नेता रहे, लेकिन वो वॉइस क्यों नहीं बन पाते सर? क्यों ये नेता भूल जाते हैं इस बात को सदन में जाने के बाद कि जनता का कोई दर्द भी है? नहीं, या उनको लगता है कि जो मुझे अपना याद है, ऐसा नहीं, विधायक भी बहुत काम कर सकता है, न तो लोगों के पास कोई विकास का नक्शा है। मैं ये कह सकता हूँ, आज भी आप जांच कर लीजिए कि खरगोदा क्षेत्र का कोई गांव नहीं है जिसमें मैं ये ना कह सकूँ इसमें पाठशाला बनी है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, इसमें कम्युनिटी सेंटर बना है, यहाँ थाने की जरूरत यहाँ थाना बना है, और संजय पार्क ये शुद्ध रूप में मेरी देन है। मैंने जब ये रिठानी में जो आजकल संजय वन ये शुद्ध रूप से हमारी देन है। तो आप संजय वन से लेकर के वहाँ तक चले जाइएगा। ये जो रिठानी माइनर है, रात को मुझे कलेक्टर थे राधेश्याम कौशिक, आप ऐसा कोई रास्ता बताओ कि बाहर निकल जाए, दंगा हो गया था, तो मैंने कहा तुम रिठानी माइनर शुरू करा दो। रात को तीनों महत्वपूर्ण बनाए, मंडी, पिटौड़ी और गन्ना, तीनों को 2.5 किलोमीटर दे दिया मैंने। इसे हापुड़ रोड जोड़ेगा, गढ़ रोड जोड़ेगा, मवाना रोड जोड़ेगा, सदाना रोड जोड़ेगा, फिर आपको दिया काम हो गया। तो आपके पास नक्शा होना चाहिए। खरगोदा तो सरावे तक था, मैंने कहा सरावे से जुड़िए खरगोदा, खरगोदा से मोहद्दीनपुर, मोहद्दीनपुर से सिवाल खास,
तो एक एंटीरियर के लोगों को एक रास्ता बन जाएगा, आप सड़क इस पे वो चला ही बस है। क्यों? तो आपके पास यदि कोई कोल्ड स्टोरेज 4 कोल्ड स्टोर बने मेरे अकेले के प्रयास से, हालांकि चारों बंद पड़े, सरावनी का, खरखोदे का, पावटी का। अभी दुर्भाग्य देखिए, आप तो सब विधायकों से मिलते हैं, सलाह क्यों नहीं देते? करोड़ों रुपया लगा कोल्ड स्टोरेज में और सब बंद पड़े, जंगल हो गया। सरकार का ही तो पैसा लगा। आपसे सलाह नहीं मानते वो लोग? नहीं, कैसे वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मुझे जो लगता है, कभी कभी वो आते भी हैं, बात भी करते हैं, उसका विजन फिर भी विकास का विजन है। चाहे हावड़े की बात करता हो, चाहे वो लिंक रोड की बात करता हो, चाहे दूसरे विकास की बात करता हो, मैं जो महसूस करता आज भी अकेला आदमी है जिसके पास एक विजनरी डेवलपमेंट का नक्शा है। और तो मुझे नहीं लगता कोई सोचता भी हो कैसे विकास। क्यों नहीं सोचते सर? क्या दिक्कत क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं, समझ नहीं आता। करना चाहिए, करना चाहिए। हमको जनता ने इतना बड़ा मौका दिया तो वी शुड ट्राई अवर बेस्ट। तो दोस्तों, ये किठोर और खरखोदा सीट के बारे में हमने बात की। एक चीज छूट गई जिसको जोड़ना जरूरी है, उसके बिना ये पॉडकास्ट अधूरा होगा। अभी गुर्जरों की एक पंचायत हुई, उन्होंने दावा ठोक दिया कि साहब सीट हमारी है। उन्होंने हवाला दिया कि एक वक्त था कि मेरठ में मेयर हमारा होता था, मेरठ में सांसद हमारा होता था, खरखोदा हमारी सीट थी, किठोर से हमारे एमएलए रहे। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक सांप्रदायिकवाद को कोई गुंजाइश है नहीं, और चुनावी राजनीति में ये सब होगा तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं। बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस हमें मिली हैं और मुझे लगता है आप बहुत एनरिच होंगे, क्योंकि 50 साल का पूर्व विधायक राजेश शर्मा जी का जो अनुभव है उसका हम आगे बहुत लाभ उठाने वाले हैं। लगातार ये सीरीज करेंगे, कुछ और सीट के बारे में डिस्कशन करेंगे, मेरठ की पॉलिटिक्स के कुछ टर्निंग पॉइंट, बेल्टिंग पॉइंट, उनके बारे में बात करेंगे, और फिर 2027 की संभावनाएं क्या बनती हैं इन पे बात करेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप राजेश शर्मा जी का पर्सनल प्रोफाइल जानना चाहते हैं, आपकी दिलचस्पी इसमें है कि वो नेता कैसे बने, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि कैसे बागपत के, खादर के, यमुना किनारे के छोटे से गांव जागोस से निकल करके वो विधानसभा बाढ़ से बड़ा पीड़ित जो इस वक्त बाढ़ से बहुत पीड़ित है। और मुझे किसी ने बताया कि यमुना ने उसको एकदम निशाने पे ले लिया है। अगर थोड़ा और फ्लो बढ़ता तो शायद गांव में पानी भी घुस सकता। भूमिहीन हो गए जी, जिनके चक थे सब गए। खैर दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।